हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। कल हमने लास्ट वीडियो में समझा था एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या फ़र्क है। एटम और मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है। तो वापस से एक जस्ट रिकैप में बोलूँगा। तो एग्जाम्पल में पूरा समुंदर है। समुद्र का सबसे छोटा भाग होता है एक बूंद, जो कि एटम है उसका। एक एक बूंद जोड़ते जाएंगे, आखिरी में समुद्र बन जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो है, बूंद 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 जोड़ दिया, सागर बन गया। एक ही टाइप का बूंद है तो वो हो गया एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलके बना है तो वो बनेगा कंपाउंड। हर कंपाउंड का सबसे छोटा भाग जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल हो गया। और अगर दो तीन एलिमेंट्स के एटम्स को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते, जिसका एग्जांपल मैंने आपको एयर दिया था, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है एटम से और आगे एटम्स को लेके ही बढ़ने वाला हूँ। आज भी थोड़ा एटम्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करूँगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बात करूँगा मैं, क्योंकि यही चीज़ अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे तो आपको अपना प्लांट, एक एक केमिकल, सब चीज़ समझना बहुत आसान हो जाता है। एटम के बारे में समझते हैं, बहुत ही सिंपल। एटम क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। एटम के थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो एटम जो होता है उसके अंदर एक कोर होता है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और आउटर में ऐसे रिंग्स होती हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। मैं बहुत डीप केमिस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं उतने ही बेसिक समझाने वाला हूँ जो कि आपको समझ में है, और आप उतने ही यूज़ करके भी आपको सब चीज़ समझ में आएगी। ज़्यादा डिटेल में बात ही नहीं करेंगे। कोई कन्फ्यूजन मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग के दिमाग में रह जाए। इतना भी बेसिक आपको याद समझ में आएगा तो आपको, आपके लिए केमिकल इंडस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो ये जो सबसे सेंटर का पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। और इसके आउटर में जो ये आपको दिख रहे हैं गोल गोल, ये होते हैं, इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। जो इसका सेंटर न्यूक्लियस है वही उसका सबसे मेन, कितना उसका पूरा भार जो है आपका न्यूक्लियस में ही होता है। आप इसको सोचो सोलर सिस्टम जैसा, कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सबसे सेंटर मोस्ट पोर्शन या सबसे बड़ा पोर्शन जो सबसे ज़्यादा वेट लेके चल रहा है, जिसने सबको संभाल रखा है, वो सन। तो न्यूक्लियस को आप सन समझिए। और इसके आउटर जैसे अर्थ उसके अराउंड चक्कर मारता है, मून चक्कर मारता है, कोई भी चीज़, सारे प्लैनेट्स जितने चक्कर मार रहे हैं, सब चीज़ अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक, तो न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसके अंदर दो पार्ट है, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और जो शेल होते हैं, जो इसका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर तीन पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड में
घूमते रहते हैं न्यूट्रॉन्स के ये न्यूक्लियस के अराउंड में अपने ऑर्बिट्स में। कोई भी एटम वैसे तो विदाउट चार्ज रहता है, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उस एटम में। यानी कि अगर किसी भी एटम में एक प्रोटॉन है तो ये कंफर्म है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर। प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको कि आप इसको 1+ समझिए, और इलेक्ट्रॉन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है। लिखने के लिए जब प्रोटॉन को करते हैं तो उसको P पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को आपको E नेगेटिव दिखेगा। और ये चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपको कहाँ पे काम आएगी, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे, चार्जेस को समझेंगे, प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को समझना है, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे चार्ज का कंसेप्ट आएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें अगर दिमाग में रहेगी तो समझना और समझ आएगा, तो आपको इस वीडियो पे वापस आना पड़ेगा। आज ही समझ लेते हैं। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन लेके चलता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके चलता है। लेकिन किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसके साथ एक और कंपोनेंट है किसी भी एटम के अंदर, वो होता है न्यूट्रॉन, और उस पे होता है 0 चार्ज। मतलब वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो 3 चीजें मिल करके एक एटम को बनाती हैं। हमको ये समझना था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं तीनों के दम पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है और एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, जिसके बेसिस पे हम अलग अलग एटम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा है या अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हर एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बनाया मैंने हाइड्रोजन बना दिया। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। और जब हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है। जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। यानी कि हमने 2 अलग अलग चीजें देखी, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम देखे और देखा कि दोनों में अलग अलग है। 2 एलिमेंट के एटम्स सिमिलर नहीं होंगे। तो
ये एकदम बेसिक जो मैं आज शुरू करना चाहता था। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, बस छोटा छोटा करके समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि कोई चीज़ मैं बहुत तेज़ नहीं भरना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में एकदम थोड़ा थोड़ा करके समझाना चाहता हूँ। तो आज मैंने आपको समझाया एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के 3 पार्ट हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि आपको उसके कोर यानी कि न्यूक्लियस में रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि उसके अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक लास्ट पॉइंट बोल के जाता हूँ, किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से निकालना आसान है। मतलब हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो सब डिस्कशन में बहुत आया करूँगा, अभी वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पहली चीज। अभी क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये हमने समझा था यहाँ पे। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब ये एटम जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे जो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में H+ आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा। सारे एसिड्स के अंदर आपको H+ आयन मिलता है, यानी कि वो हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो वो H+ बन गया क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज कम कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और अगर हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लाके एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे क्लोरीन में आता है Cl-। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि अभी पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा दे दिया, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करता जाऊंगा उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हमने ज़्यादा डाल दिया तो वो एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किस में से इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, वो अभी आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक लास्ट चीज़ ये थी जो मैं समझाना था इस लेक्चर के लिए, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है। वो आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एटम के अंदर इम्बैलेंस से। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एटम नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो अभी आपको चार्ज समझ में आ गया होगा कि एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब होता है, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या अपने प्लांट्स में देखा होगा कि रिएक्शंस लिखते हैं तो उसमें H+ आयन बना, Cl- आयन बना, तो कैसे बनता है बस वही समझना था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलके समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और वो कैसे डिटरमाइन होता है। तब तक के लिए थैंक यू।